Good morning, friends. A warm welcome to all of you in my YouTube channel Zoology सर्जेराव। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका एजुकेटर सर्जेराव वेडेकर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो भी यूनिट नंबर 10 है इकोलॉजी। सो इस इकोलॉजी के इस यूनिट में जो भी पिछली साल जो भी सितंबर 2020 में नीट का जो भी पेपर हुआ था उस पेपर के प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को आज हम डिटेल डिस्कशन के साथ उसका पूरा एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन आए थे। लगभग उसमें 4 यूनिट है, उस 4 यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए थे और वो कैसे टाइप के थे, मॉडरेट थे, इजी थे या टफ थे, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इकोलॉजी ये जो पूरा यूनिट है ये एज पर दी अदर यूनिट ये बहुत ही इजी टाइप का यूनिट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअल बेस पे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जो भी वीडियो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं जो भी पिछले साल नीट का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इकोलॉजी इस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका पूरा डिटेल डिस्कशन विथ एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम उसका पूरा जितने भी क्वेश्चंस आए थे इकोलॉजी पोर्शन से, जितने भी 4 यूनिट है उन 4 यूनिट में से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो पहले डिस्कस कर लेते, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 13 था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस यूनिट से 2 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट्स पर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी टाइप का ये क्वेश्चन था। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पे क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस आए थे। एक बात आप ध्यान में लीजिए, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में इक्वल वेटेज होता है हर यूनिट का। अगर आप बोलेंगे कि इस यूनिट पे ज़्यादा आए थे, ये गलत बात है। हर यूनिट पे इक्वल वेटेज होता है, हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। सो आपको पढ़ाई करते समय खाली एनसीईआरटी को रेफर करना है। जो भी एनसीईआरटी का क्लास 12 का और क्लास 11 का जो भी बायोलॉजी का बुक्स है उसको लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है। अगर आपने एनसीईआरटी का बुक भी अच्छे से कर लिया तो आप 90 जो क्वेश्चंस है उसमें से लगभग 88 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको जो भी एनसीईआरटी है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन आपको पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस आए थे। एक टॉपिक लेवल पे क्वेश्चन था, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी पे था, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से दोनों भी क्वेश्चन स्पीसीज डाइवर्सिटी पे पूछे थे, ठीक है। एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था और एक थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज पे एक क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में से 2 क्वेश्चंस आए थे, एक था मोनोट्रियल प्रोटोकॉल पे और एक था ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये जो भी दोनों भी क्वेश्चंस थे, ये जो भी लगभग 8 क्वेश्चंस पूरे इकोलॉजी पोर्शन से पूछे गए थे, ठीक है। ये जो भी 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट में लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे थे, यानी हर एक चैप्टर पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। चलिए हम ये जो भी 8 क्वेश्चंस है उनको पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले विथ क्या है कि एनसीईआरटी प्रूफ, एनसीईआरटी की जो भी बुक है उसमें से मैंने प्रूफ भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि इसका आंसर ये क्यों है, ये वो भी
एनसीईआरटी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि देख लीजिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सो क्वेश्चंस ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स नहीं है। इस पे ध्यान दीजिए, इस पे बहुत बार आपकी गलती होती है। हर बार क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं है और ज़्यादा रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। जो भी नीचे दिए हैं उनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स नहीं है। हमने क्लास में डिस्कस किया था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, सो ऑप्शन में देख लेते कि कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है, सो पहले देख लेते कि कौन से है। ठीक है, उसमें से भी आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, पहले देख लेते कि मॉर्टेलिटी। यस, ऑफकोर्स मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है, उसे हम डेथ रेट भी कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 नैटिलिटी, ये भी पॉपुलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। उसे हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ रेट, और उसे हम बर्थ रेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर सेक्स रेशो भी पॉपुलेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है क्योंकि जो भी 1000 जो भी मेल है उनके कितने फीमेल्स है। सो 1000 मेल के पीछे कितने फीमेल्स है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। सो ये तीनों भी क्या हो गए, पॉपुलेशंस के एट्रीब्यूट्स हो गए। तो 3 आपको मालूम है कि ये तीनों पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पीसीज इंटरेक्शन। सो स्पीसीज इंटरेक्शन क्या होता है, कम्युनिटी का कम्युनिटी में देखने को मिलता है, पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। क्या स्पीसीज इंटरेक्शंस नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, देख लीजिए ये बर्थ रेट। सो बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं, नैटिलिटी। यहाँ पे डेथ रेट को क्या बोलते हैं हम, मॉर्टेलिटी। और यहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में भी दिया है। ठीक है, सो दीज आर दी 3 मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। और उसमें से नहीं कौन सा है, तो स्पीसीज इंटरेक्शंस नहीं है। तो आपका आंसर क्या है कि स्पीसीज इंटरेक्शंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। सो जो भी ग्रोथ होती है, सो कौन से फेज में, एक पॉपुलेशंस डेंसिटी में हमने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखा था और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखा था। तो उसमें से जो भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम, कौन से फेज में ग्रोथ के जो भी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ठीक है, उसमें से एक ये जो भी ग्राफ है। ठीक है, सो लैग फेज क्या होती है, एक स्टेडी फेज होती है, यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो इसमें से तो ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ नहीं होंगी। सो स्टेशनरी फेज क्या होते हैं, दीज आर दी इक्वल, बोले तो एक लिमिट तक यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है। और डेथ फेज में क्या होता है कि ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो जो भी मैक्सिमम ग्रोथ ऑकर्स इन अ लॉग फेज, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ ऑकर्स देखने को मिलती है। तो आपका जो भी आंसर क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, देख लीजिए सेनेसेंस और डॉर्मेसी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन डाले थे। उसमें से आपको ये 2 ऑप्शन में ही आपको आंसर निकालना था। अगर आपने पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस 2 ऑप्शन को आराम से निकाल सकते थे। अगर आपको उसमें से मालूम भी नहीं है, आपको इस 2 ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉग फेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है लॉग फेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही
इजी टाइप का ये क्वेश्चन से मैच द पेयरिंग। अगर आपने ट्रॉपिक लेवल अच्छे से पढ़ा है, ट्रॉपिक लेवल जो भी है, जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आराम से क्वेश्चंस मिल सकता था। ठीक है, आपको अगर इसमें से एक बात ही मालूम है अच्छे से, तभी भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते कि ग्रास। सो जो भी कॉलम बी है उसमें से 4 क्या है, ग्रास। आपको मालूम है जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होता है कि ग्रासेस दीज आर दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो जो भी फोर्थ है, फोर्थ का क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो जो भी फोर्थ है तो फोर्थ का क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। सो देख लीजिए फोर्थ का जो भी फोर्थ है, कॉलम नंबर बी है, सो 4 है। ठीक है, सो जो भी कॉलम नंबर ए, सी का जहां पे 4 आंसर दिया है, ठीक है, सी का जहां पे 4 आंसर दिया है, किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका दिया हुआ है। देख लीजिए जो भी इस पे ही आप इसका आंसर निकाल सकते थे। देख लीजिए दूसरे जो भी मैच द पेयरिंग्स है, सो क्या है कि 4 का क्या है, ठीक है, सो सी का क्या है 4, ठीक है, सो ए का क्या होना चाहिए, ए का क्या है सेकंड, वल्चर। सो वल्चर दीज आर दी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद बी का क्या है, 3 दिया हुआ है, रैबिट्स। ठीक है, सो सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है कि रैबिट। सो रैबिट क्या करता है, ग्रासेस को खाता है, इसलिए जो भी बी है, बी का क्या होना चाहिए 3। और बचा जो भी डी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सो थर्ड का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, क्रो। सो आपको अगर एक ही अच्छे से मालूम है कि ग्रास दीज आर दी प्राइमरी और दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए, सो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस दीज आर दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद जू प्लैंक्टन है, ग्रास होपर है, काऊ है, दीज आर दी सेकंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद बर्ड है, फिशेस है, वोल्फ है, दीज आर दी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। मैन है और लॉयंस है, सो दीज आर दी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। उसे हम क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द रिलेशंस टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछा है। ठीक है, उससे पहले हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ये पहले हम डिस्कस करते। सो देख लीजिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि मान लीजिए कुछ प्रोड्यूसर है, कुछ प्लांट है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जितना भी फूड मटेरियल उन्होंने बनाया, ठीक है, जितना भी फूड मटेरियल उन्होंने बनाया उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किसे कहते हैं कि वो जो पूरा उन्होंने फूड मटेरियल बनाया उसमें से उन्होंने रेस्पिरेशन में उन्होंने खुद के लिए कुछ जो भी उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनके लिए कुछ एनर्जी क्या कर ली, उन्होंने यूटिलाइज की। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ठीक है, आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है कि there is a no relationship between gross primary productivity and net primary productivity। ये सरासर गलत है, क्योंकि इसमें क्या किसमें क्या बोला है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कोई रिलेशंस नहीं होता है। क्यों नहीं रिलेशन होता, रिलेशंस होता है क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा हम ऑप्शन सेकंड डिस्कस करते हैं। प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
सो इसमें क्या पूछा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम होती है, ये भी गलत बात है। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है, किससे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। सो ऑप्शन सेकंड भी गलत है। तीसरा क्या है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपका आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर 4 देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर, फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। दोनों सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग है। तो आपका जो भी आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। सो रॉबर्ट में जो भी साइंटिस्ट था, उन्होंने जो भी ग्लोबल की, पूरे वर्ल्ड की जो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी है कितनी है, ये इस पर्टिकुलर, अगर आपने एनसीईआरटी का जो भी 12th का बुक अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें एक लाइन है, रॉबर्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। रॉबर्ट में प्लेस द ग्लोबल डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है तो आपको दूसरे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 5 का आंसर है 7 मिलियन। ये एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन दे हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन एरिया। सो इस पर्टिकुलर जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से कौन से रीजन में ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पर एरिया, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है कि अमेजॉन फॉरेस्ट, यू नो अबाउट अमेजॉन फॉरेस्ट, दे कैन प्रोवाइड 20% ऑक्सीजन टू दी होल अर्थ एटमॉस्फेयर। सो देख लीजिए, अगर वो पूरा जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 20% जो भी ऑक्सीजन है अगर अमेजॉन फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है तो वो क्या है कि ग्लोबल का सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला एरिया है। आपको इससे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या है कि अमेजॉन फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन अमेजॉन फॉरेस्ट से उसका एरिया कम है। मैडागास्कर है, हिमालय है। सो ऑप्शन जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर ए, अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू। आपको मालूम है जो भी ओजोन डिप्लेशंस की वजह से अंटार्कटिका पे जो भी ओजोन का जो भी लेयर है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया था, तो इसकी वजह से एक UVRB नाम का जो भी अल्ट्रावायलेट रेज है, सो ये इसके कारण क्या हुआ कि एक कॉर्निया जो भी हमारे आईज है उस आईज में क्या हुआ था कि एक डिसीज हो गया था, तो परमानेंटली क्या हो गए थे, कॉर्निया डैमेज हो गए थे। उसे हम क्या कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। सो स्नो ब्लाइंडनेस इज डिसीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछे हैं। सो स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका इज ड्यू टू, वो किसके कारण स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था और होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये पूछा है, ठीक है। पहला जो भी ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि डैमेज टू रेटिना कॉज बाय इंफ्रारेड रेस, ठीक है, ये तो इंफ्रारेड रे नहीं है। और अगला जो भी ऑप्शन है फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाय लो टेम्परेचर, ये भी नहीं है, ठीक है। इन्फ्लामेशंस ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट है। सो इन ह्यूमन आईज cornea absorb UVRB radiation and high dose of UVRB cause inflammation of cornea, ठीक है, called as snow blindness। so UVRB जो भी है वो अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब होने के कारण हमारी जो भी आइज है, आइज में जो भी कॉर्निया का रीजन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन, जो वहाँ पे सूजन आती है और उस डिसीज को हम क्या कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। सो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कंटिन्यू इन 1987 कंट्रोल फॉर। तो जो भी मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो भी एक बैठक आयोजित की थी
वो किससे रिलेटेड थी, ये क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछा है। सो ऑप्शन नंबर क्या है कि डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। आपको मालूम है हमने डिस्कस किया था कि मोनोट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ ओजोन डिप्लेशन। सो ओजोन डिप्लेशन जो भी ओजोन जो भी लेयर है, ओजोन लेयर थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी, कुछ टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण हमारी जो ओजोन की लेयर है वो कम हो गई थी। वो रिड्यूस करने के लिए मोनोट्रियल इस शहर में एक बैठक आयोजित की थी। पूरे ग्लोबल के जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके जो भी मेंबर्स, उनकी जो भी बैठक आयोजित की थी कि यहाँ इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछे हैं। डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट नहीं है। अगला क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि मोनोट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन एट मोनोट्रियल कनाडा। कनाडा इज जो भी कंट्री है, कनाडा कंट्री में मोनोट्रियल जो भी सिटी है उसमें ये पर्टिकुलर मोनोट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था इन 1987। ठीक है, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस। सो ओजोन डिप्लेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सब्सटेंस है उनका इमिशंस कम करना, उनका रिड्यूस करना, इसके लिए ये पर्टिकुलर जो भी मीटिंग है ये की गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो ये जो पर्टिकुलर इकोलॉजी यूनिट से क्वेश्चंस थे। ठीक है।